अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से अमरीकी अदीब कैट चॉपिन का एक अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है शाहिद अख्तर ने। अफसाने का उन्वान है मासूम। दिन निहायत खुशगवार था। मादाम ने कोचवान को बग्गी तैयार करने का हुक्म दिया ताकि वो रोशेल से मिल लें और उसके बेटे को भी देख लें, जो अभी सिर्फ चंद हफ्तों का हुआ था। मादाम को ये सोचकर ही हंसी आ रही थी कि रोशेल, जो कल तक खुद एक नन्ही सी बच्ची थी, आज एक बेटे की मां बनी हुई है। मादाम को वो दिन याद आया जब साहब की बग्गी बड़े फाटक से हवेली में दाखिल हुई थी और ड्योढ़ी के पत्थर के बड़े सुतून के साथ लगी तकरीबन 1.5 साल की एक बच्ची बिल्कुल गाफिल सो रही थी। साहब ने बच्ची को जैसे ही उठाया, उसने रोना शुरू कर दिया और सिर्फ एक ही लफ्ज की तकरार जारी रखी, मामा मामा। मादाम और घर के सब नौकर चाकर बच्ची के इर्द गिर्द जमा हो गए थे और कयास आराइयां शुरू हो गई थी कि ये बच्ची किसकी है, कौन उसे छोड़ गया है, इसका क्या किया जाए। इन तमाम चेमगइयों के दौरान मादाम इंतहाई प्यार भरी नजरों से बच्ची को देखे जा रही थीं और उनके दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि उन्हें एक ऐसी नेमत मिल गई है जिसको वो मुद्दत से तलाश कर रही थीं और मायूस हो चुकी थी कि अब उन्हें कोई औलाद नसीब नहीं होगी जिस पर वो अपनी मामता निछावर कर सकें। मादाम और साहब ने फौरन ही बच्ची को गोद लेने का फैसला कर लिया और उसका नाम रोशेल रखा। थोड़े ही अरसे के बाद बच्ची घर का हिस्सा बन गई। ऐसा लगता था जैसे वो यहीं पैदा हुई हो। मासूम क़हक़हे घर में गूंजने लगे और रोशेल घर वालों की ही नहीं, सब आने जाने वालों और मुलाजिमों की आंखों का तारा बन गई। मादाम को याद आया कि इस वाक़े के 16 साल बाद एक दिन रोशेल इसी सुतून से लगी खड़ी थी जब साथ वाली नौ आबादी के सबसे बड़े जमींदार शारबूनो साहब के बेटे अरमान ने उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाने का फैसला किया था। हालांकि अरमान उसको बचपन से जानता था, लेकिन उस दिन उसे अचानक ऐसा लगा जैसे पहली बार अपने बचपन के दोस्त को नहीं, बल्कि एक इंतहाई पुरकशिश नौजवान औरत को देख रहा है जिसके बगैर अब वो जिंदगी तो क्या, एक पल भी नहीं गुजार सकता। दोनों खानदान एक दूसरे को मुद्दत से जानते थे। अरमान शारबूनो पेरिस में पैदा हुआ था। बड़े शारबूनो साहब की शादी अचानक हुई थी। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लड़की को पहली मर्तबा देखते ही उससे फौरी तौर पर शादी का फैसला कर लिया था। उन प्यार भरे जज्बात की शिद्दत का इजहार 9 माह के बाद अरमान की सूरत में बरामद हुआ था। मादाम और साहब ने रोशेल के असली माँ बाप के बारे में लाइल्मी को मद्देनजर रखते हुए अरमान को एहतियात बरतने को कहा। खुदा जाने असलियत क्या निकल आए। उन्हें तो लड़की का आबाई नाम तक मालूम नहीं था, लेकिन अरमान प्यार का डसा हुआ था। उसका इरादा मुसम्मम था और उसकी नज़र में इतनी खूबसूरत लड़की के बारे में किसी किस्म का सवाल उठाना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ था। नाम में क्या रखा है? शादी के बाद वो शारबूनो जैसे बड़े खानदानी नाम से जानी जाएगी और इससे बड़ा नाम रोशेल को और क्या मिल सकता था। शादी निहायत धूमधाम से हुई। 1 साल के अंदर अंदर रोशेल और अरमान के यहाँ एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। पैदाइश की खुशियां दूर दूर तक मनाई गईं। मादाम की घोड़ा गाड़ी अब अरमान की आबाई हवेली के करीब पहुंच चुकी थी। मादाम को पहले की तरह हवेली की खस्ता हालत देखकर अफसोस हुआ। बड़े शारबूनो साहब शुरू से यहाँ अकेले ही रहते थे। उनकी बीवी का अरमान के पैदा होने के चंद साल के बाद इंतकाल हो गया था और शारबूनो साहब अरमान को पेरिस से अमेरिका की लुइजियाना रियासत में ले आए थे। हवेली की ज़बूं हाली को देखकर लगता था कि उसको सुघड़ औरत का जो हाथ चाहिए था वो नसीब नहीं हुआ। अरमान की तबीयत लाउबाली सी थी। उसे सिवाय रोशेल के प्यार और अपने कपास के खेतों के और किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो कभी अपने घर की खस्ता हाली के बारे में सोचा भी नहीं था। और रोशेल, वो तो बस अरमान के और अपने बेटे के प्यार में हर लम्हा गुजारना चाहती थी। रोशेल अपने नौमौलूद बच्चे को छाती से लगाए बिस्तर पर लेटी थी। मादाम ने झुककर रोशेल को गले से लगाया और जैसे ही बच्चे पर नजर डाली तो चौंक कर पूछा, ये क्या हुआ इसको? ये इतना बदल क्यों गया है ना? रोशेल ने हंसते हुए कहा, मुझे तो अम्मी ऐसा लगता है जैसे किसी ने दूध में चॉकलेट घोल दी है। इसकी रंगत ही बदल गई है। कितना बड़ा हो गया है। 1.5 महीने में ही। कल ही आया को उसके नाखून भी काटने पड़े, इतने बड़े बड़े हो गए थे, है ना आया? जी मिस, आया ने जवाब दिया, लेकिन उसने मादाम से आंखें नहीं मिलाईं। मादाम मुसलसल बच्चे को देखे जा रही थीं। फिर वो बच्चे को गोद में उठाकर खिड़की के पास ले गईं और खिड़की से आती हुई रोशनी में बच्चे का सर से पांव तक जायजा लिया।
اور تجسس بھری نظروں سے آیا کو دیکھا، جو مادام سے نظریں چرا کر بظاہر کھڑکی سے دور کپاس سے بھرے کھیتوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں، مادام نے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، بچے میں واقعی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ارماند کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روشیل کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ اوہ امی، جتنا ارماند خوش ہے اس سے زیادہ تو دنیا میں اور کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اور ہاں امی، اس نے تو کسی نوکر کو سزا تک نہیں دی جب سے میرا لاڈلا پیدا ہوا ہے۔ تمام افریقی سیاہ فام غلام ہی نہیں، ان کا سپروائزر تک حیران ہو رہے ہیں کہ ارمان صاحب کیسے رحم دل ہو گئے ہیں، صرف میرے بیٹے کی وجہ سے۔ امی، میں اس قدر خوش ہوں کہ مجھے بعض دفعہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، کہیں میں اس خواب سے جاگ تو نہیں جاؤں گی، کہیں مجھ سے یہ خوشی چھن تو نہیں جائے گی۔ ارمان میں واقعی بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے وہ نوکروں اور افریقی غلاموں کے ساتھ انتہائی سختی کا برتاؤ کرتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چابک سے پٹائی کرنا اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کی سخت گیری سے روشیل بھی ڈرتی تھی، لیکن اسے ارمان سے والہانہ پیار تھا۔ اس کی پیشانی پر بل بھی پڑ جاتا تو روشیل کانپ اٹھتی تھی، اور جب وہ مسکراتا تو روشیل کو جیسے جنت مل جاتی۔ اور سچی بات بھی ہے کہ جب سے بیٹا ہوا تھا، غصے کا تاریک سایہ ارمان کے چہرے پر نہیں پڑا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 ہفتے کے بعد جب بچہ 3 مہینے کا ہو گیا تھا، ایک دن روشیل کو یوں احساس ہوا جیسے کوئی عجیب سی بات ہو رہی ہے، لیکن بات کیا تھی صحیح پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لگتا تھا ماحول میں کوئی ایسی پراسرار سی پریشان کن چیز آ گئی ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اپنی موجودگی کا شدید احساس دلا دیتی ہے۔ پھر اس نے لوگوں کو خسر پسر کرتے دیکھا۔ پچھلے چند دن سے ایسے لوگوں نے گھر میں آنا شروع کر دیا تھا جو متوقع نہیں تھے، لیکن وہ تجسس بھرے انداز میں اس سے ملنے آتے، بچے کو بہت غور سے دیکھتے، مگر اس راز سے پردہ نہ ہٹاتے جس نے روشیل کا سکون برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر اچانک اس کے شوہر کے رویے میں ایسی کربناک تبدیلی رونما ہوئی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پوچھ سکے کہ آخر وجہ کیا ہے، اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے۔ اب ارمان اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ اب اس نے گھر آنا بھی کم کر دیا تھا، زیادہ وقت زمینوں پر گزارتا، اور اگر گھر آتا بھی تو روشیل اور بچے کے پاس آنے سے اجتناب کرتا۔ غصے کے شیطان نے پھر اس کی طبیعت پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ اس کی سخت گیری واپس آ گئی تھی۔ نوکروں کو ہنٹر سے بعض دفعہ اتنا پیٹتا کہ ان کی کھال ادھڑ جاتی۔ روشیل بے پناہ دکھی تھی۔ وہ زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کے لیے ایسی زندگی سے موت بہتر تھی۔ ایک دن تپتی دوپہر میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس کی کایا اچانک ایسے کیوں پلٹ گئی ہے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارمان مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگا ہے؟ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ روشیل کے وسیع کمرے کے ایک کونے میں بچے کے لیے آبنوس کا بستر لگا ہوا تھا، جس پر گرمی کی وجہ سے بچہ تقریباً نیم برہنہ لیٹا ہوا تھا۔ بستر کی پائنتی پر ایک سیاہ فام افریقی ملازمہ کا 2 نسلی لڑکا، جو شاید 5 یا 6 سال کا رہا ہوگا، مور کے پنکھوں سے بنا ہوا پنکھا چل رہا تھا۔ ملازمہ کا یہ لڑکا بھی نیم برہنہ تھا۔ روشیل بڑے غور سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر اپنے بچے پر پڑی اور اس نے لڑکے کو دوبارہ دیکھا، اور پھر اپنے بچے کو دیکھا، اور پھر اچانک روشیل کی کربناک چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا، لیکن روشیل کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ چیخیں تھی۔ اس کی رگوں میں خون جیسے برف بن گیا تھا۔ ملازمہ کا لڑکا گھبرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ روشیل نے اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی آواز نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ صرف کراہ سکی اور ہاتھ کی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے نے مور کے پروں کا پنکھا فرش پر رکھا اور الٹے قدموں خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ روشیل ایک مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں اپنے بچے کے نیم برہنہ جسم پر تھیں۔ اس کا چہرہ خوف کی تصویر لگ رہا تھا۔ ارمان کمرے میں داخل ہوا اور بغیر بات کیے میز پر رکھے کاغذوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ارماند، روشیل نے ایسی آواز میں اسے مخاطب کیا جو کسی بھی انسان کا جگر چیر سکتی تھی، لیکن ارمان نے کوئی توجہ نہیں دی، جیسے سنا ہی نہیں۔ ارمان، اس نے دوبارہ کہا۔ پھر وہ اٹھی اور اپنے شوہر کی طرف چند قدم بڑھی۔ ارمان، اس نے پھر ایسے کہا جیسے اس کی دنیا لٹنے والی ہو۔ اس نے ارمان کا بازو اپنی گرفت میں لیا اور اس کا رخ بچے کے بستر کی طرف موڑ کر کانپتی آواز میں کہا، ارمان،
हमारे बेटे की तरफ देखो, इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ, इसका मतलब क्या है? अरमान ने इंतहाई सदमौरी से रोशेल का हाथ अपने बाजू से अलग कर दिया। खुदा के लिए मुझे बताओ, ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? बताओ इसका मतलब। अरमान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इसका मतलब है कि ये बच्चा सफेद नस्ल से नहीं। इसका मतलब तुम सफेद नस्ल से नहीं। इस इल्जाम की संजीदगी के एहसास ने उसमें एक नई जुर्रत पैदा कर दी। वो पूरी हिम्मत से इस इल्जाम की तरदीद करना चाहती थी। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। मैं सफेद फार्म हूं। देखो गौर से मेरा चेहरा, देखो मेरा जिस्म, देखो गौर से देखो। मेरे बाल सोने के तारों की तरह सुनहरी हैं या नहीं? मेरी आंखें नीली हैं या नहीं? उसने अपने शौहर की कलाई पकड़कर उसे अपने नजदीक करते हुए कहा, मेरी कलाई देखो, ये तुम्हारी कलाई से ज्यादा सफेद है। मैं सफेद फार्म हूं अरमान, तुम्हारी तरह। उसने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। मेरा बेटा भी सफेद फार्म है। हाँ, ऐसा सफेद जैसे मुलाजमा का दो नस्ली बेटा। अरमान की आवाज में शदीद हकारत टपक रही थी। उसे बच्चे के साथ अकेला छोड़कर वो कमरे से बाहर निकल गया। जब रोशेल की लर्जाहट में थोड़ी सी कमी हुई तो उसने कलम हाथ में लिया और मादाम को एक खत लिखना शुरू किया। अम्मी, लोग समझते हैं कि मैं सफ़ेद नस्ल से नहीं हूँ। अरमान ने आज मुझसे कह दिया कि मैं सफ़ेद नस्ल नहीं। आपको खुदा का वास्ता मुझे बताएं कि ऐसा नहीं है। आपको तो मालूम होगा कि ऐसा नहीं है। मुझे बताएं अम्मी, वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे मर ही जाना चाहिए अम्मी। मैं इतने गम के साथ जिंदा नहीं रह सकती। मुझे बताएं, सब कुछ सच सच बताएं अम्मी। जवाब इंतहाई मुख्तसर था। मेरी अपनी प्यारी बेटी रोशेल, तुम फौरन अपने माँ के पास वापस आ जाओ जो तुमसे बेपनाह प्यार करती है, और अपने बेटे को भी साथ लेकर आओ। जैसे ही रोशेल को खत मिला वो अपने शौहर की लाइब्रेरी में गई, जहाँ वो मेज़ पर बिखरे हुए कागजात को देख रहा था। रोशेल ने खत खोलकर मेज़ पर रख दिया। वो बिल्कुल चुप थी और पत्थर के बुत की तरह साकिन खड़ी रही। अरमान ने खामोशी और सदमहरी से खत पढ़ा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अरमान, क्या मैं चली जाऊं? उसने चुपती हुई और तजब्जुब से लबरेज आवाज में पूछा। जाओ, उसने एक लफ्ज में जवाब दिया। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं चली जाऊं? हाँ, चली जाओ, मैं यही चाहता हूं, उसका दूसरा तफसीली मुख्तसर जवाब था। वो सोच रहा था कि खुदा ने उस पर बहुत जुल्म किया है और उसके साथ नाइंसाफी की है। वो खुदा से बदला लेना चाहता था। वो अपने इंतकाम का जहरीला खंजर अपनी बीवी की रूह में भोंक कर खुदा से अपना हिसाब चुकाना चाहता था। और फिर अब वो रोशेल से प्यार भी तो नहीं करता था, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे अपने नाम और अपनी आइंदा नस्ल से महरूम कर दिया था। रोशेल को ये जवाब सुनकर एक झटका सा लगा। वो वापस मुड़ी, दरवाजे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे वापस बुला ले। खुदा हाफिज अरमान। उसे कोई जवाब न मिला। रोशेल अपने बच्चे को लेने कमरे में गई। उसने बगैर कोई लफ्ज कहे आया की गोद से बच्चे को लिया और सीढ़ियों से उतरकर बड़े दरवाजे से निकलकर दरख्तों के साए से गुजरती हुई हवेली के फाटक से बाहर निकल गई। कपास के खेतों में काम करते हुए सियाहफाम अफ्रीकी गुलामों ने रोशेल को फाटक से निकलते देखा। कांटों से उसके नाजुक पांव जख्मी हो रहे थे। रेशमी गाउन जगह जगह से फटने लगा था। उसके बाल खुले हुए थे। सूरज की रोशनी ने उन्हें और भी सुनहरा बना दिया था। बच्चा उसकी गोद में था। एक रास्ता मादाम की हवेली की तरफ जाता था और दूसरा खेतों से होकर घने दरख्तों से भरे हुए जंगल की तरफ। रोशेल ने दूसरा रास्ता लिया। इसके बाद किसी ने रोशेल और बच्चे को दोबारा नहीं देखा। चंद हफ्तों के बाद अरमान के घर के बाहर एक अजीब मंजर देखने में आया। हवेली की बैरूनी सहन में आग का एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया गया था। अरमान ड्योढ़ी में बैठा एक दर्जन के करीब सियाहफाम मुलाजिमों को घर के अंदर से अनवा व अक़साम की कीमती चीज़ों को बाहर लाने का हुक्म दे रहा था, जो इस आग का ईंधन बन रही थी। बच्चे का आबनूसी बिस्तर, खिलौने, रोशेल के रेशमी गाउन, चादरें, खिड़कियों के पर्दे और हर वो चीज़ जो उसे रोशेल या बच्चे की याद दिला सकती थी, भड़कती हुई आग में झोंकी जा रही थी। जब तमाम चीज़ें जल चुकीं और आग बुझने के करीब थी तो अरमान ने नौकरों को कमरे से आखिरी अलमारी लाने के लिए कहा। अलमारी को आग में झोंकने से पहले उसने एक दराज खोली, जिसकी तह में रोशेल के लिखे हुए खतूत का एक बंडल था। अरमान ने बगैर देखे या पढ़े उसे आग में डाल दिया।
सब खत जल चुके थे। वो दराज को आग में फेंकने ही लगा था कि उसे एक अनखुला खत नजर आया, लेकिन यह खत रुशैल का नहीं था। ये एक बहुत पुराना गुमशुदा खत था। खत अरमान की माँ की तरफ से बड़े शारबुनो साहब के नाम था, जिसमें उसने अरमान के बाप को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था और खुदा का शुक्र अदा किया था कि उसे शारबुनो जैसे नेक नाम और बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ शख्स की मोहब्बत मिली, जिसकी वो हरगिज़ हकदार नहीं थी। और सबसे ज़्यादा तो मैं इस बात पर शुक्र अदा करती हूँ, ख़त की आखिरी सत्रों में लिखा था कि उसकी करामत से हमें चांद सा बेटा अरमान मिला, जिसमें मेरी ज़र्रा बराबर भी शबाहत नहीं, जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आप पर गया है, जिसके बारे में किसी को न सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि शक तक भी नहीं होगा कि उसकी माँ अफ्रीकी सियाह फाम गुलामों की औलाद थी।